इस लेक्चर के अंदर हम डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिस्कस करेंगे। मतलब कि इंडियन प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर्स क्या है। डिस्क्रिशनरी पावर्स का मतलब होता है पावर्स टू एक्ट ऑन इट्स ओन, बिना किसी की एडवाइस के, बिना किसी की सलाह के जो पावर्स खुद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज कर सकता है उनको हम डिस्क्रिशनरी पावर्स कहते हैं। देखो, जब मैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात करता हूं और खास करके जब मैं इंडियन प्रेसिडेंट की बात करता हूं तो इंडियन प्रेसिडेंट ना बड़ा सेरेमोनियल इन हेड होता है। जो इंडियन प्रेसिडेंट है उसको कौंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस करते हैं और उसी हिसाब से इंडियन प्रेसिडेंट जो है वो काम करता है। और किसी भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ऐसे ही होता है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में वैसा नहीं होता है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है और काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिशन होती है प्रेसिडेंट के पास। जैसे यूएसए की मैं बात करूँ जहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन जब मैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करता हूँ तो वहाँ पे क्या होता है कि प्रेसिडेंट को कौंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अकॉर्डिंगली ही काम करना होता है। मतलब कि जो कौंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट को कहेंगे वैसे ही प्रेसिडेंट काम करता है। कहा जाता है कि इंडिया में जो प्रेसिडेंट का भाषण होता है वो भी कौंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा रेडी किया जाता है। मतलब कि जो प्रेसिडेंट दोनों हाउसेस को एड्रेस करते हैं वो सारा का सारा भाषण एक ही एक लाइन जो है वो कौंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रेडी करते हैं। इवन कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो सेक्रेटरी होता है वो भी कौंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिसाइड करते हैं। तो हर एक चीज कौंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही डिसाइड करते हैं और कौंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अकॉर्डिंगली ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया काम करता है। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स भी आती हैं। अब मतलब कि ऑन इट्स ओन जो है वो काम कर सकता है बिना कौंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस के। तो बेसिकली उसके पास कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स आती हैं। क्या वो डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं वो यहां पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है अंडर आर्टिकल 78। आर्टिकल 78 के अंदर ये कहा गया है that the president enjoys right to be informed about the affairs of administration and proposed legislation by the prime minister। तो बेसिकली आर्टिकल 78 ये कहता है कि जितनी भी जो गवर्नमेंट के फंक्शन हो रहे हैं, जितनी भी गवर्नमेंट अपने डिसीजंस ले रही है, जो गवर्नमेंट अपना कामकाज कर रही है, जो गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है, उसके बारे में प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करना पड़ता है। तो बेसिकली प्रेसिडेंट कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकता है प्राइम मिनिस्टर से, गवर्नमेंट का जो फंक्शनिंग हो रहा है, गवर्नमेंट की जो एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है उसके बारे में। प्रेसिडेंट कोई भी क्या बोलता है, एडवाइस मांग सकता है प्राइम मिनिस्टर से। प्रेसिडेंट कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकता है प्राइम मिनिस्टर से। तो जो भी गवर्नमेंट की फंक्शनिंग हो रही है, जो भी गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है, उसके रिलेटेड जो है प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करना पड़ता है, बताना पड़ता है। उसी के साथ साथ अगर किसी मिनिस्टर ने इंडिविजुअली कोई डिसीजन लिया है तो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को यह कह सकता है कि उस डिसीजन को जो है वो कैबिनेट में डिस्कस किया जाए। मतलब कि मान लो कौंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में से किसी एक मिनिस्टर ने मतलब कि इंडिविजुअली खुद ही एक डिसीजन लिया है, तो अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि उस डिसीजन को पूरे कैबिनेट के अंदर डिस्कस करना चाहिए तो प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर को कह सकता है कि उसको पूरे कैबिनेट के अंदर डिस्कस किया जाए। उसके बाद सेकंड डिस्क्रिशनरी पावर क्या है प्रेसिडेंट के पास, वो है वीटो पावर्स। देखो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कुछ वीटो पावर्स यूज करता है। वीटो पावर्स क्या होती है, मैंने वो आपको पिछले लेक्चर में मतलब कि डिटेल से समझाया है कि वीटो पावर्स किसको बोलते हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कुछ वीटो पावर्स को एक्सरसाइज करता है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कुछ वीटो पावर्स को जो है वो एंजॉय करता है, जैसे कि पॉकेट वीटो है, सस्पेंसिव वीटो है, एब्सोल्यूट वीटो भी है। लेकिन एब्सोल्यूट वीटो बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कहने पे ही प्रेसिडेंट जो है वो एक्सरसाइज करता है। लेकिन पॉकेट वीटो और सस्पेंसिव वीटो जो है प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रिशन से जो है वो यूज कर सकता है। तो पॉकेट वीटो में क्या कर सकता है प्रेसिडेंट, अगर कोई भी बिल पास किया जा रहा है पार्लियामेंट के द्वारा तो उसके ऊपर कोई डिसीजन ही नहीं लिया, उसके ऊपर साइन ही नहीं किया, मतलब कि उसको इंडेफिनिट पीरियड के लिए अपने टेबल पे ही रहने दिया या फिर जेब में ही डाल दिया। सस्पेंसिव वीटो में एक बार अगर जो बिल पास किया गया है पार्लियामेंट के द्वारा उसको वापस भेज सकता है प्रेसिडेंट कंसीडरेशन के लिए। तो कुछ वीटो पावर्स जो हैं वो प्रेसिडेंट एंजॉय करता है, जो मैंने डिटेल से पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस की है, तो आप पिछले लेक्चर को देख सकते हैं। उसके बाद थर्ड हमारे पास आता है आर्टिकल 85। देखो आर्टिकल 85 के अंदर क्या आता है। आर्टिकल 85 के अंदर आता है 6 or more months time shall not lapse between the two sessions of parliament. If president is of the view that 6 or more months time may lapse between two sessions of the parliament, then president may summon the two houses on its discretion. ऑन इट्स डिस्क्रिशन, ये डायरेक्शन नहीं है, डिस्क्रिशन है। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, देखो आर्टिकल 85 का मतलब ये है कि अगर 2 सेशंस के बीच में 6 महीने या 6 महीने से ज्यादा टाइम बीत जाता है तो उस वक्त अपनी डिस्क्रिशन के ऊपर जो है वो प्रेसिडेंट दोनों हाउसेस को समन कर सकता है। देखो यूजुअली क्या होता है, हमारे पार्लियामेंट के अंदर 3 सेशंस होते हैं, विंटर सेशन होता है, मानसून सेशन होता है और एक बजट सेशन होता है। जनरली हमारे पार्लियामेंट के अंदर 3 सेशंस होते हैं।
उन 3 सेशंस को किस तरीके से समन किया जाता है, किस तरीके से एक हाउस के सेशन को समन किया जाता है। मतलब कि मान लो अभी बजट सेशन होने वाला है, बजट सेशन जो है वो अभी स्टार्ट होने वाला है दोनों हाउसेस का। तो बजट सेशन स्टार्ट कैसे होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं कि मतलब कि फलानी डेट के ऊपर आप दोनों हाउसेस को समन कर दीजिए जिससे कि बजट सेशन स्टार्ट होगा। तो यूजुअली 3 सेशंस होते हैं पार्लियामेंट के, और उन 3 सेशंस को कैसे बुलाया जाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट जो है वो दोनों हाउसेस को समन करता है। सिंपल सा मतलब ये है कि मान लो बजट सेशन अभी स्टार्ट होना है। बजट सेशन कैसे स्टार्ट होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को, और उसके बाद प्रेसिडेंट जो है वो बजट सेशन के लिए दोनों हाउसेस को समन करेगा। ये एक ऑर्डिनरी प्रोसेस है। लेकिन अगर 2 सेशंस के बीच में 6 महीने या 6 महीने से ज्यादा टाइम बीत जाता है, मान लो एक सेशन हो गया लेकिन दूसरा सेशन हो ही नहीं रहा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस ही नहीं कर रहे हैं प्रेसिडेंट को अगला सेशन बुलाने के लिए, समन करने के लिए, और 6 महीने का टाइम बीत गया, एक सेशन हुआ था उसके बाद 6 महीने हो गए, दूसरा सेशन बुलाया ही नहीं गया, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने क्या नहीं किया, प्रेसिडेंट को एडवाइस नहीं किया हाउसेस को समन करने के लिए। और तो उस वक्त क्या कर सकते हैं, उस वक्त अपनी डिस्क्रिशनरी पावर जो है वो प्रेसिडेंट इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर 2 सेशंस के बीच में 6 महीने या 6 महीने से ज्यादा टाइम बीत जाता है तो उस वक्त प्रेसिडेंट जो है वो क्या कर सकते हैं, अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स यूज कर सकते हैं और दोनों हाउसेस को बुला सकते हैं, समन कर सकते हैं दोनों हाउसेस को अपनी डिस्क्रिशन के ऊपर, किसी की सलाह लिए बिना, राइट। क्योंकि 3 सेशंस जनरली होते हैं पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन मान लो कि 3 सेशंस नहीं हुए, इस बार एक ही सेशन हुआ था और उसके बाद 6 महीने बीत गए हैं। अभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने एडवाइस ही नहीं किया प्रेसिडेंट को कि आप सेशन को समन कीजिए या दोनों हाउसेस को समन कीजिए। तो उस वक्त क्या हो सकता है, डिस्क्रिशनरी पावर यूज कर सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये मतलब है आर्टिकल 85 का। 4th डिस्क्रिशनरी पावर जो है प्रेसिडेंट की, वो डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा के रिलेटेड है। मतलब कि जब लोकसभा को डिसॉल्व किया जाता है, देखो प्रेसिडेंट जो है ना वो जनरली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस के ऊपर काम करते हैं। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को ये कहें कि आप लोकसभा को डिसॉल्व कर दीजिए तो प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसॉल्व कर देते हैं। तो जनरली जो है वो प्रेसिडेंट जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर ही काम करते हैं, उनकी एडवाइस के ऊपर ही फैसले लेते हैं। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट को ये कहते हैं कि आप लोकसभा को डिसॉल्व कर दीजिए और दोबारा से नई इलेक्शंस अब करवाई जाएंगी, तो प्रेसिडेंट वैसा कर देते हैं। लेकिन कब करते हैं, जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास मेजॉरिटी है, जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑन द फ्लोर ऑफ लोकसभा, ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस मेजॉरिटी एंजॉय करते हैं। जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास मेजॉरिटी ही नहीं है, जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मेजॉरिटी लूज कर गए हैं ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, उस वक्त प्रेसिडेंट के पास ये डिस्क्रिशनरी पावर होती है कि वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं या फिर वो उस हाउस को डिसॉल्व कर सकते हैं। तो प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व लोकसभा इन केस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लूजेस मेजॉरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस। तो मान लो कि लोकसभा में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मेजॉरिटी लूज कर देते हैं। मेजॉरिटी लूज कैसे करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मान लो कि बजट सेशन ही पास नहीं हुआ, और बजट सेशन जब पास नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अब मेजॉरिटी लूज कर गए हैं। तो अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लोकसभा में मेजॉरिटी लूज कर देते हैं, उसके बाद प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, अपनी डिस्क्रिशन के ऊपर लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या कर गए हैं, मेजॉरिटी लूज कर गए हैं। तो अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं हम बने रहेंगे, हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही रहेंगे, हम रिजाइन नहीं देंगे चाहे हम मेजॉरिटी लूज कर गए हैं, हम इस बात को नहीं मानते हैं। उस वक्त प्रेसिडेंट के पास ये डिस्क्रिशनरी पावर होती है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अगर मेजॉरिटी लूज कर गए हैं फ्लोर ऑफ हाउस के ऊपर, तो इसका मतलब कि वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद 5th डिस्क्रिशनरी पावर आती है प्रेसिडेंट के पास इन केस ऑफ नो मेजॉरिटी। मतलब कि जब इलेक्शंस होती हैं, जब जनरल इलेक्शंस होती हैं और उसके बाद अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्लियर कट मेजॉरिटी हासिल नहीं कर पाती है, या फिर कोई प्री पोल अलायंस क्लियर कट मेजॉरिटी हासिल नहीं कर पाती है, तो उस वक्त क्या होता है कि प्रेसिडेंट जो है उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इनवाइट कर सकते हैं और उस पॉलिटिकल पार्टी को ये कह सकते हैं कि आप मेजॉरिटी को प्रूफ कीजिए या फिर आप गवर्नमेंट बनाइए यहाँ पे और इस देश को एक स्टेबल गवर्नमेंट दीजिए। मतलब कि व्हेन नो पॉलिटिकल पार्टी और प्री पोल अलायंस गेट्स क्लियर कट मेजॉरिटी आफ्टर जनरल इलेक्शन, देन प्रेसिडेंट इनवाइट्स अ पॉलिटिकल पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट व्हिच कैन गिव कंट्री अ स्टेबल गवर्नमेंट। तो बेसिकली मान लो कि इलेक्शंस हुई, उसके बाद किसी को भी मेजॉरिटी नहीं मिली, मेजॉरिटी जैसे कि हमारे यहाँ 272 मेजॉरिटी है, अगर 272 सीट्स किसी को भी नहीं मिलती हैं, ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी को 272 सीट्स मिल रही हैं और ना ही किसी प्री पोल अलायंस को 272 सीट्स मिल रही हैं। प्री पोल अलायंस क्या होता है, जैसे
अभी 2024 की इलेक्शंस में बीजेपी का और उसके अलायंस का एक प्री पोल अलायंस बना हुआ था, जिसको हम एनडीए कहते हैं, राइट। तो उनका एक प्री पोल अलायंस बना हुआ था, लेकिन प्री पोल अलायंस को उसको क्या मिल गई थी, मेजॉरिटी मिल गई थी। मतलब कि एनडीए को मेजॉरिटी मिल गई थी, हालांकि बीजेपी को मेजॉरिटी नहीं मिली थी, लेकिन एनडीए को मेजॉरिटी मिल गई थी, क्योंकि एनडीए जो था वो प्री पोल अलायंस था। प्री पोल अलायंस मतलब इलेक्शन से पहले का अलायंस था, तो उनको मेजॉरिटी मिल गई थी। तो अभी हक उनका ही बनता था कि वो सरकार बनाए। लेकिन अगर किसी को भी मेजॉरिटी नहीं मिलती है, ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी मिलती है और ना ही किसी अलायंस को मेजॉरिटी मिलती है, तो उस वक्त प्रेसिडेंट के पास से डिस्क्रिशनरी पावर आती है कि प्रेसिडेंट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इनवाइट कर सकते हैं और उसको ये कह सकते हैं कि आप गवर्नमेंट बनाइए और इस देश को एक स्टेबल गवर्नमेंट दीजिए। तो बेसिकली होता क्या है, देखो, जो मेजॉरिटी ऑफ सीट्स जिस पॉलिटिकल पार्टी ने हासिल की हों या फिर जिस पॉलिटिकल पार्टी को सबसे ज्यादा सीट्स आई हों, उसी को बुलाया जाता है। ऑर्डिनरली ऐसा ही होता है। तो प्रेसिडेंट यहां पे क्या करते हैं कि जिस पॉलिटिकल पार्टी की सबसे ज्यादा सीट्स आई हों या फिर प्रेसिडेंट को लगता है कि ये पॉलिटिकल पार्टी इस देश को स्टेबल गवर्नमेंट दे सकती है, तो उस वक्त प्रेसिडेंट उस पॉलिटिकल पार्टी को बुला सकते हैं, उसको इनवाइट कर सकते हैं और उसको कह सकते हैं कि आप गवर्नमेंट बनाइए। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं तो 1996 में क्या हुआ था, 1996 की जनरल इलेक्शंस में क्या हुआ था, बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ 161 सीट्स मिली थी। तो उस वक्त क्या हुआ, प्रेसिडेंट ने अटल बिहारी वाजपेयी को बुलाया और उनको कहा कि आप मेजॉरिटी को प्रूफ कीजिए और आप सरकार बनाइए। तो फिर अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो प्राइम मिनिस्टर बने इस देश के और उन्होंने सरकार बनाई। तो ऐसे जैसे 1996 में जो है वो प्रेसिडेंट ने अटल बिहारी वाजपेयी को बुलाया था, बीजेपी को सिर्फ 161 सीट्स मिली थी, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी को बुलाया और कहा कि आप सरकार बनाइए और इस देश को एक स्टेबल गवर्नमेंट दीजिए। उसके बाद 6 के अंदर आता है केयर टेकर गवर्नमेंट। देखो, केयर टेकर गवर्नमेंट के केस में भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं। केयर टेकर गवर्नमेंट होती क्या है, पहले ये समझो। जैसे मैं अगर 2024 की जनरल इलेक्शंस की बात करूं तो उस वक्त क्या हुआ कि जैसे ही इलेक्शंस हुई उसके बाद पीएम मोदी ने रिजाइन कर दिया। लेकिन उसके बाद और जब नई गवर्नमेंट बनी, जब पीएम मोदी ने दोबारा से शपथ ली, उसके बीच का जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड में एक केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो इस देश में काम कर रही थी। मतलब कि इस देश में गवर्नमेंट तो चाहिए, राइट। तो जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन है देश की वो कैसे होगी, उसके लिए तो गवर्नमेंट चाहिए ना। तो हालांकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रिजाइन कर दिया, लेकिन फिर भी मोदी जी की गवर्नमेंट जो थी वो इस देश में काम कर रही थी एज ए केयर टेकर गवर्नमेंट। जिस टाइम पीरियड में, मतलब कि जब प्राइम मिनिस्टर ने शपथ ली तब तक, कब से, जब प्राइम मिनिस्टर ने अपना रिजाइन दिया था। मैं आपको एक और सिंपल एग्जांपल देता हूं। मान लो कि 2024 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो इलेक्शंस को हार जाते, बीजेपी इलेक्शंस हार जाती और कांग्रेस इलेक्शन जीत जाती और राहुल गांधी जो थे वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते। तो जब बीजेपी हारी उस टाइम से लेके, क्योंकि बीजेपी हारी तो उनको रिजाइन करना पड़ेगा, उस टाइम से लेके जब राहुल गांधी जी ने ओथ ली प्राइम मिनिस्टर की, तब तक उसके बीच में जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड के बीच में केयर टेकर गवर्नमेंट होती। केयर टेकर गवर्नमेंट पीएम मोदी वाली ही होती, जिसको पीएम मोदी हेड करते। लेकिन केयर टेकर गवर्नमेंट जो थी वो बड़े बड़े पॉलिसी डिसीजंस नहीं ले सकती थी, सिर्फ डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ही केयर टेकर गवर्नमेंट का काम होता है। अब क्या होता है, देखो, इट इज द प्रेसिडेंट टू डिसाइड विच ऑफ द एक्शंस ऑफ केयर टेकर गवर्नमेंट आर नेसेसरी फॉर रनिंग डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्री। अब प्रेसिडेंट ये डिसाइड करेंगे कि केयर टेकर गवर्नमेंट कौन से फैसले ले सकती है, कौन से डिसीजंस ले सकती है और कौन से डिसीजंस ऐसे हैं जो कि इस देश की डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जरूरी है। उन्हीं डिसीजंस को केयर टेकर गवर्नमेंट ले सकती है। प्रेसिडेंट ये डिसाइड करेंगे, प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे कि केयर टेकर गवर्नमेंट क्या डिसीजंस ले सकती है, क्योंकि केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो बड़े बड़े पॉलिसी डिसीजंस इस देश में नहीं ले सकती है। सो प्रेसिडेंट के केस में ये डिस्क्रिशनरी पावर्स आती हैं। सबसे पहले मैंने आपको आर्टिकल 78 में बताया। आर्टिकल 78 में मैंने आपको बताया कि प्राइम मिनिस्टर को गवर्नमेंट की जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है, गवर्नमेंट के जितने भी कामकाज चल रहे हैं, उसके बारे में प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट को बताना पड़ता है, प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करना पड़ता है। और कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो प्राइम मिनिस्टर से मांग सकते हैं गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड। उसके बाद मैंने आपको वीटो पावर्स के बारे में बताया। मैंने आपको बताया कि वीटो पावर्स जो है वो प्रेसिडेंट एज ए डिस्क्रिशनरी पावर के तौर पे यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको सस्पेंसिव वीटो के बारे में बताया, मैंने आपको पॉकेट वीटो के बारे में बताया और मैंने आपको ये भी बताया कि आपको अगर डिटेल से इन वीटो पावर्स को समझना है तो आप पिछले वाले लेक्चर को देख सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया अंडर आर्टिकल 85, मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 85 ये कहता है कि जब 6 महीने या 6 महीने से ज्यादा टाइम 2 सेशंस के बीच में बीत जाता है तो उस वक्त प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रिशनरी पावर यूज कर सकते हैं और दोनों हाउसेस को समन कर सकते हैं। सो बेसिकली इफ 6 मंथ्स आर मोर टाइम लेप्स बिटवीन 2 सेशंस of parliament, then president can summon both houses of parliament on its own discretion। उसके बाद मैंने आपको बताया डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा के रिलेटेड कि जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फ्लोर ऑफ हाउस के ऊपर अपनी मेजॉरिटी लूज कर जाते हैं तो उस वक्त
प्रेसिडेंट के पास ये डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया इन केस ऑफ नो मेजॉरिटी, मैंने बताया कि जब देश में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कोई मेजॉरिटी हासिल नहीं होती है, 272 का जब आंकड़ा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पार नहीं कर पाती है, जब कोई भी प्री पोल अलायंस मेजॉरिटी हासिल नहीं कर पाता है, तो उस वक्त प्रेसिडेंट के पास ये डिस्क्रिशनरी पावर होती है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को भी बुला सकते हैं और उसको ये कह सकते हैं कि आप गवर्नमेंट बनाइए, और उसको ये कह सकते हैं कि आप गवर्नमेंट बनाइए अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि ये पॉलिटिकल पार्टी इस देश को स्टेबल गवर्नमेंट दे सकती है। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ऐसा ही होता है, मेजरली ऐसा ही होता है, या फिर जनरली ऐसा ही होता है कि प्रेसिडेंट उस पॉलिटिकल पार्टी को ही बुलाते हैं जिस पॉलिटिकल पार्टी को सबसे ज़्यादा सीट्स आई होती हैं, या फिर जिस कोलिशन को, जिस अलायंस को सबसे ज़्यादा सीट्स आई होती हैं। मैंने आपको एग्जांपल दी 1996 की जनरल इलेक्शंस की। मैंने बताया कि 161 सीट्स ही मिली थी बीजेपी को, लेकिन फिर भी अटल बिहारी वाजपेयी को बुलाया गया था और उनको ये कहा गया था कि आप गवर्नमेंट बनाइए। उसके बाद मैंने आपको केयर टेकर गवर्नमेंट के बारे में बताया। मैंने बताया कि केयर टेकर गवर्नमेंट क्या होती है, और उसके बाद मैंने आपको बताया कि केयर टेकर गवर्नमेंट के कौन से डिसीजंस जो हैं वो जरूरी है डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। मैंने आपको बताया कि ये प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे कि कौन से डिसीजंस जो हैं वो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जरूरी है, और उस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट कोई मेजर डिसीजंस नहीं ले सकती है, कोई मेजर पॉलिसी डिसीजंस नहीं ले सकती है, एंड प्रेसिडेंट विल डिसाइड कि कौन से डिसीजंस जो हैं वो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जरूरी है इस देश की। तो इस तरीके से हम यहाँ पे डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट को डिस्कस करते हैं। एक बात और याद रखिएगा कि जो डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं प्रेसिडेंट की, दे आर नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जैसे अगर मैं गवर्नर की बात करूं, तो गवर्नर की जो डिस्क्रिशनरी पावर्स है ना, उनको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया है। वो एक्सप्लिसिटली ये लिखा गया कि हाँ, ये डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं गवर्नर की, मतलब कि क्लियर तरीके से मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि गवर्नर की ये डिस्क्रिशनरी पावर्स होंगी। लेकिन प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर्स को एक्सप्लिसिटली इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं किया गया है। हम अलग अलग इन्फेरेंसेस को ड्रा करते हैं और उसके बाद ये बताते हैं कि ये डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं प्रेसिडेंट की। तो हम अलग अलग प्रोविजन जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन के, उनमें से ये इन्फेरेंस निकालते हैं कि ये डिस्क्रिशनरी पावर है प्रेसिडेंट की। तो इस तरीके से हम यहाँ पे डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट डिस्कस कर लेते हैं। थैंक यू सो मच।